17 धारिया की मजनूगिरी और शॉक्ड एव। अब आगे सभी की कार वाधवा मेंशन के बड़े से गेट के आगे रुकती है। चिक्की जो रास्ते में ही सो गई थी उसे सात्विक अपने गोद में उठाते हुए कार से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे अन्वी और धैर्य भी आने लगते हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि किसी चीज की तैयारियां चल रही थी। धैर्य इन सब पे ध्यान देते हुए सीधे बैग को टेबल पर फेंक सोफे पर गिर जाता है। जैसे कोई बहुत थका हारा इंसान हो, सारा दिन बेचारे ने मेहनत की हो। वहीं हॉल में आस्था जी और सारिका जी कुछ तैयारियां करवा रही थी। जब वो लोग हॉल में देखते हैं तो सारिका जी आस्था जी से कहती है, बहू बच्चे आ गए, जाओ उन्हें खाने को कुछ दो और मैं प्रभा को कॉल कर देती हूँ, तुम जाओ। आस्था जी, ठीक है मॉम, पर पक्का याद से दीदी के पास कॉल कर देना वरना वो मुझे ही बाद में सुनाएंगी। ये कह के वो दोनों हंसने लगती है। फिर सारिका जी, अरे कर दूंगी बेटा, तुम परेशान मत हो, और वो क्यों तुम्हें सुनाएगी, इस बार तो मैं उसे सुनाऊंगी जो पूरे साल में बस एक ही बार आती है। फिर आस्था जी, हाँ मैं भी आपसे इस बात पे एग्री करती हूँ, दीदी हर साल बस एक ही बार आती है और रुकती भी नहीं ज्यादा दिन। सारिका जी, अरे इस बार मैं उसे न सही पर उसकी लाडली बेटी को तो रोक ही लूंगी, कुछ दिनों तक, कितने दिन हो गए मुझे अपनी फूलसी बच्ची को देखे। आस्था जी हाँ कहती हैं और मुस्कुराते हुए लिविंग एरिया में आ जाती है। वहीं लिविंग एरिया में सात्विक अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपनी गोद से उतारकर सोफे पे लिटा देता है और खुद भी बैठ जाता है और अन्वी से कहता है कि सुनो कट, तुम जाओ अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, फिर नीचे आके कुछ खा लेना औक। अन्वी भी उसे देखते हुए सर हिलाकर हम्म कहती है और ऊपर अपने रूम में चली जाती है। पर रूम में उसे सिम्मी नहीं मिलती। वो परेशान होके, सिम्मी अभी तक नहीं आई, वो ठीक तो होगी ना, एक बार मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए, वो सोचती है। पर फिर खुद से, अरे नहीं यार अन्वी, तुझे तो धैर्य ने बताया था कि उसके बिग ब्रो बहुत अच्छे हैं, तो सिम्मी उनके साथ सेफ ही होगी। मैं भी न फालतू में ही परेशान हो रही हूँ। ये कह को वो अपने कपड़े चेंज कर नीचे चली जाती है। नीचे डाइनिंग हॉल में आस्था जी चिक्की को गोद में लिए उसे खाना खिला रही थी और सात्विक बस चुपचाप खाने को घूर रहा था, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। और वहीं हमारे धैर्य तो जैसे सदियों का भूखा आज खाना पाया हो, ऐसे खाता देख आस्था जी उससे कहती हैं, धैर्य बेटा कैसे खा रहे हो, अच्छे से खाओ, तुम्हारा ही खाना है, कहीं भागा नहीं जा रहा। वो उसे मुस्कुराते हुए बोली। तो धैर्य मजनू स्टाइल में खाते हुए बोला, ओ माय ब्यूटीफुल जीएफ, खाना और मेरा सदियों पुराना नाता है, तो मैं इसे देखकर अपना कंट्रोल खो देता हूँ, सच्ची आई लूज माय कंट्रोल ब्यूटीफुल। वो हंसते हुए फिर से खाने लगा तो आस्था जी ने सर पर हल्के से मारते हुए स्माइल के साथ कहती है, अपने चाचू के सामने मत करना मुझसे फ्लर्ट, वरना तुम्हारा जो ये सब चलता है ना वो बंद करवा देंगे, समझे। फिर धैर्य कहता है, उन्हें प्रणाम करते हुए, जो आज्ञा माते। फिर वो खाने लगता है। तब तक अन्वी भी आ जाती है और एसवी के साइड चेयर पर बैठ जाती है तो आस्था जी उसे खाना देते हुए, तो अन्वी बेटा कैसा गया आज आपका दिन, मजा तो आया ना न्यू स्कूल और न्यू फ्रेंड्स के साथ। वो उसे देखते हुए प्यार से बोली। फिर अन्वी ने कहा, जी चाची जी, मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा और न्यू फ्रेंड्स भी। सात्विक उसे ही एक टक देख रहा था। आस्था जी उसके सर को सहलाते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आप खाना खाओ। और हाँ सिम्मी कहाँ है, चीकू भी नजर नहीं आ रहा, वो किन्नू की तरफ सवालिया लहजे में बोली। तो सात्विक ने कहा, वो सिम्मी को कुछ बुक्स चाहिए थी तो वो उसे के साथ गई है, अभी आते ही होंगे वो लोग। आस्था जी थोड़ा शॉक होते हुए, क्या चीकू गया है खुद? तो सात्विक समझ गया कि उसकी चाची क्यों थोड़ी शॉक्ड है, क्योंकि एव ना कभी कोई काम करता था और ना ही किसी से मतलब रखता था और किसी काम से भी कोई मतलब रखता था, और आज वो एक छोटी सी लड़की को कुछ बुक्स दिलाने गया है, वो भी खुद, जबकि उसके कुछ पर्सनल सर्वेंट्स थे जो सिर्फ उसी का काम किया करते थे। सात्विक उन्हें समझाते हुए बोला, चाची वो सिम्मी को डर लग रहा था अकेले जाने में, इसलिए वो उसके साथ गया है, बस और कुछ नहीं। आस्था जी भी हाँ सिर हिला देती हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड में
एव गोल पे गोल किए जा रहा था और उसके क्लासमेट्स साइड में खड़े हो गए थे क्योंकि एव के आगे वो टिक नहीं पा रहे थे और था भी तो इन सारी चीज़ों में परफेक्ट। उसे स्विमिंग, रनिंग, बॉक्सिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स और बास्केटबॉल जैसी चीज़ें अभी से ही बहुत अच्छे से आती थी। तभी उसका एक क्लासमेट उससे कहता है, बस करो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, बहुत लेट हो गया है, अब घर चलना चाहिए। ये सुनते ही एव रुक जाता है, खुद से कहता है, ओह नो इट्स टू लेट। वो अंदर रूम अकेले पता नहीं क्या कर रही होगी। फिर वो जल्दी में उन लोगों से रुड टोन में, ओके कल कंटिन्यू करेंगे बट यार आई होप कि कल तुम लोग मुझसे जीत पाओ। ये कहकर वो वहां से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाता है और गेट खोलता है तो उसकी आंखें शौक से खुली और फिर तुरंत छोटी हो जाती है। 18 रक्षाबंधन और आहना का आना। अब आगे एव जब रूम में आता है तो शॉक हो जाता है और फिर तुरंत उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो पूरे रूम को घूरने लगता है। हुआ ये था कि जब एव सिम्मी को चॉकलेट्स खाते हुए अपने रूम में छोड़ कर गया था तो जो हमारी तूफानी सिम्मी है उसने पूरे चॉकलेट्स के पैकेट्स को पूरे रूम में ऐसे बिखेर दिया था जैसे वो कोई वीआईपी रूम नहीं, कचरे का कमरा हो। और पूरे बेड पर भी पैकेट्स बिखरे हुए थे और उन्हीं बिखरे पैकेट्स के अंदर किसी बिल्ली के बच्चे जैसी सुकून से सिम्मी सो रही थी। एव को पता नहीं चलता कि सिम्मी कहाँ है। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, तभी बेड से कुछ हिलने लगता है तो वो एक पल के लिए रुक जाता है और फिर बेड की तरफ बढ़ जाता है तो एक पल के लिए सिम्मी को देख वहीं रुक जाता है क्योंकि सिम्मी ने ऐसे ही चॉकलेट खाई थी जिससे उसके पूरे मुंह और छोटे छोटे हाथों में चॉकलेट लगी हुई थी। एव को वो हद से ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लगती है। वो प्यार से उसे देखने लगता है और फिर उसके पास जाके उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ओ माय अर्थक्वेक, उठ जाओ, अब देखो कैसे मेरे रूम को डस्टबिन बना रखा है। वो उसे उठाता है तो सिम्मी धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाकर खोलती है। एव को उसका चेहरा देख बहुत हंसी आ रही थी पर वो हंसता नहीं क्योंकि वो हंसेगा अगर उसे देख के तो सिम्मी रोने लगेगी। वो उसे उठा के बैठाता है, उसके पूरे फेस जहाँ चॉकलेट्स लगी हुई थी उसे क्लीन करता है। सिम्मी बस उसे ही देखती रहती है। फिर एव झूठा गुस्सा होकर कहता है, ये क्या हाल किया है मेरे रूम का, लगता है पनिशमेंट देनी पड़ेगी फिर से। सिम्मी ये सुनते ही हकलाते हुए, पर पनिशमेंट नहीं नहीं प्लीज सॉरी, मैं इसे साफ कर देती हूँ पर मुझे पनिशमेंट मत दो। एव कहता है, नहीं रहने दो, तुम अपने इन छोटे छोटे हाथों से इतना बड़ा रूम साफ करने के लिए सर्वेंट कर देंगे। फिर वो उसे उठाता है और उसके दोनों फूले हुए गालों पर किस करता है और हल्की सी किस उसके छोटे से होठों पर करता है और कहता है, मैं तुम्हें इसी तरह पनिशमेंट दूंगा औक। सिम्मी भी एक ओबिडेंट बच्चे की तरह हाँ सर हिला के सर नीचे कर लेती है। एव उसे गोद में उठाकर वाधवा मैंशन निकल जाता है। वाधवा मैंशन में कल के रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी और सारिका जी किसी का वेट कर रही थी। तभी मैंशन के आगे एक कार रुकती है। उसमें एक औरत जिसने फुल लेंथ की एक येलो ड्रेस पहन रखी थी वो बाहर अपने आँखों में गॉगल्स लगाए स्टाइल से उतरती है और उसके पीछे 11 साल की एक छोटी सी लड़की जो एकदम गोरी, चेहरे पर मासूमियत और एक प्यारी सी स्माइल ले बाहर निकलती है। उसने एक सिंड्रेला टाइप ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों कार से बाहर आकर वाधवा मैंशन में एंट्री लेते हैं। उन्हें देखकर सारिका जी खुश होके, प्रभा मेरी बच्ची आ गई, तुम कितना देर लगा दी। वो औरत और कोई नहीं प्रभा वाधवा थी, इस घर की इकलौती बेटी जिसकी शादी के बाद अब वो प्रभा सिंघल हो गई। वो भी अपनी माँ से खुश होके गले मिलती है। फिर सारिका जी उस छोटी लड़की को गले लगाती हैं और प्यार से बोली, ओ मेरी अहाना कितनी बड़ी हो गई है और सुंदर भी। वो लड़की और कोई नहीं, अहाना सिंघल, प्रभा सिंघल की बेटी है। अहाना मुस्कुराते हुए, थैंक्स नानी माँ, और आप भी बहुत यंग लग रहे हो। उसकी इस बात पे पीछे से अधिराज वाधवा आते हुए कहते हैं, सही कहा अहाना आपने, ये अभी भी मेरी 25 साल पहले वाली ही चुलबुली है जिसे एक बार देख के ही हमने अपना मान लिया था। उनकी सारेआम फ्लर्टी बातें सुन प्रभा हंसते हुए अधिराज जी के गले लग जाती है और सारिका जी शर्मा जाती है। अधिराज अहाना को भी गले लगाते हुए, अहाना को हमारे पास ही छोड़ दो, कुछ दिन के लिए बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अहाना भी। प्रभा जी सोचते हुए,
हाँ डैड अहाना, अब तो यही रहेगी क्योंकि मुझे सुशांत के साथ लंदन शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है और अहाना हम लोगों के साथ जाना नहीं चाहती, वो आप लोगों के साथ रहना चाहती है, तो आप लोग इसे यहीं रख लीजिए अपने पास, मैं इससे मिलने आया करती रहूंगी। ये सुन के सारिका जी खुश हो जाती है कि अहाना अब उनके साथ रहेगी और फिर अधिराज जी प्रभा से कहते हैं, बेटा सब ठीक तो है न वहाँ? प्रभा, जी डैड सब ठीक है, आप परेशान मत हो और ये सब छोड़िए, हमारे भतीजे और भतीजी कहाँ है? तभी पीछे से आस्था जी और मेनका जी आके प्रभा जी के पैर छूती है तो प्रभा जी कहती है, मैं अभी यंग हूँ और तुम दोनों मुझे बूढ़ा बना रही हो, गले लगना चाहिए ना। वो हंसकर बोली तो वो दोनों उनके गले लग गई। फिर आस्था जी ने, दीदी आप रेस्ट कर लीजिए, अहाना भी थक गई होगी और सारे बच्चे थिएटर रूम में है, अभी डिनर पर आ जाएंगे। तो प्रभा जी सर हिलाती है और अहाना कहती है, मामी जी मैं उन लोगों से मिलके आती हूँ। आस्था जी प्यार से हाँ बोल देती है। थिएटर रूम में एक एनिमेशन मूवी चल रही थी जिसे बड़े ध्यान हमारे खुराफाती धैर्य, तूफानी सिम्मी, शांत अनवी और शरारती चिक्की बैठकर देख रहे थे और पूरे जगह कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट्स बिखरे हुए थे। तभी रूम का गेट ओपन होता है और अहाना अंदर आती है तो वो धैर्य और श्रुति को पहचान जाती है पर सिम्मी और अनवी को नहीं पहचान पाती। फिर वो अंदर जाके प्यारी सी स्माइल के साथ, हेलो एवरीवन, उसकी आवाज़ पे सब उसे देखने लगते हैं और धैर्य तो उछलते कूदते गिरते पड़ते जाके सीधे अहाना के गले लग जाता है और फिर कहता है, डिडा आप आ गए, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। अब आप हमारे साथ ही रहोगे, आपको पता है बिग ब्रदर्स मुझे कितना परेशान करते हैं। धैर्य अपनी शिकायती बॉक्स ही खोल के बैठ गया। फिर चिक्की आके धैर्य से, ओहो भाइयों पहले दीदा को आराम तो करने दो फिर शुरू होना। ये सुनकर धैर्य का मुंह बन गया और अहाना उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। अहाना फिर सिम्मी और अनवी के पास जाती है जो उन्हें ही देख रही थी। धैर्य आगे आकर कहता है, डीडा ये हमारी न्यू फैमिली मेंबर अनवी और सिम्मी है, ये हमारे साथ ही रहती है और बहुत क्यूट भी है। अहाना मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती है और कहती है, हेलो मैं अहाना हूँ। तो वो लोग भी अपना नाम बताते हैं। अहाना को वो दोनों बहुत पसंद आते हैं और उन दोनों को अहाना, इसलिए वो लोग जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। फिर सब नीचे जाते हैं, अहाना नीचे एसवी और अब से भी मिलती है। वो दोनों को ही भाई कहती है। इसी तरह सब खा पी कर सो जाते हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन था। अगली सुबह वाधवा मैंशन, आज यहाँ चहल पहल मची हुई थी। सब रेडी होकर नीचे गार्डन एरिया में आते हैं जहाँ रक्षाबंधन की डेकोरेशन हो रखी थी क्योंकि वाधवा के करीबी फ्रेंड्स ओबरॉय उनके साथ ही ये सेलिब्रेट करते थे। सभी नीचे आते हैं, ओबरॉय भी आ जाते हैं। ये ओबरॉयस और कोई नहीं, शिविन ओबरॉय शिविका ओबरॉय ही है। इनके दादाजी और अधिराज जी दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इसलिए हर काम ये लोग एक फैमिली के जैसे मिलकर ही करते हैं। सभी बच्चे भी नीचे आते हैं। एव अपने कोल्ड ऑरा के साथ बैठा था, एसवी और शिविन बातें कर रहे थे। धैर्य और शिविका किसी बात पे बहस करने में लगे हुए थे और वीर उन लोगों को चुप करा रहा था और फिर सिम्मी, अनवी और अहाना चिक्की आते हैं। चारों ने ही शरारा पहना हुआ था और बहुत क्यूट लग रहे थे। एफ तो बस बिना पलक झपकाए सिम्मी को ही निहारे जा रहा था, वहीं हाल हमारे एसवी और शिविन का भी था। स्वी तो अनवी को ही ताड़ रहा था और हमारे शिविन को तो जैसे अहाना को देख लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया था, वो भी उसे घूरे जा रहा था। सभी आते हैं और रक्षाबंधन की सेरेमनी स्टार्ट होती है। सिम्मी और अनवी चुपचाप साइड में खड़े हुए थे तो अधिराज जी उनके पास जाके उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों इन तीनों को रखी बांध दो। ये सुन के जहाँ धैर्य तो उन दोनों को बहन बनाने के लिए खुश हो गया और हमारे दोनों हीरो का फेस ही डार्क हो गया। दोनों जल्दी से खड़े होते हुए, वो मुझे एक जरूरी काम है, धैर्य तुम ये करवा लो, हम आते हैं। शिविन और वीर को हंसी आ रही थी। वो दोनों चले जाते हैं और सिम्मी अनवी धैर्य को राखी बांध देती है। इसी तरह सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं और सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रभा जी भी लंदन के लिए निकल जाती है अहाना को छोड़कर। 19 ओबडाइन सिन्हिका। अब आगे सुबह का वक्त, फार्म हाउस। भार्गव वाधवा अपने सोफे पे बैठा अपने हाथों में किसी फैमिली की तस्वीर देख रहा था और खुद से बोलता है,
मैंने अपनी इतनी हंसती खेलती फैमिली को खो दिया। इस वक्त उसकी आंखों में एक दर्द नमी गुस्सा और नफरत था। वो फिर कहता है, इस बार गुस्से से, और ये सब उन लोगों की वजह से हुआ। इसलिए मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से, बहुत नफरत। मुझे बदला लेना है उन लोगों से, और एक एक को तड़पा तड़पा कर मारना है, जैसे मेरी फैमिली को मार दिया गया। और मेरा ही बेटा मुझे देखना नहीं चाहता। वो मुझे ही इन सब का दोषी समझता है, पर उसे नहीं पता कि जिस फैमिली को वो इतना मानता है उसी ने उसकी फैमिली को छीनी। पर बहुत जल्द मैं इन सब का बदला लूंगा, उन वाधवा से। ये सब उसने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला। तभी उसके दूर पर नॉक होता है, और वो जल्दी से उस तस्वीर को अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर कहता है, कम इन। तो रघु अंदर आके कहता है, बॉस आपको कुछ बताना था। तो भार्गव वाधवा कहता है, बको। ये सुन के रघु मुंह बना लेता है। फिर उसके बाद कहता है, बॉस आपको ये जानकर थोड़ा शौक लगेगा। तो भार्गव वाधवा फ्रस्ट्रेट होकर, लगता है तुम बहुत दिनों तक जी लिए और अब मरना चाहते हो, है ना? रघु जल्दी से, नहीं नहीं बॉस, जो आपने पता लगाने को कहा था कि उस दिन किसने हमारे बॉडीगार्ड्स को चेंज करा के अपने बॉडीगार्ड्स को रख दिया था, तो उसका पता चल गया है कि वो किसने किया था। ये सब उसने एक ही सांस में बोल डाला था। फिर चुप होके लंबी सांस लेता है। भार्गव वाधवा उसे ही देखता रहता है, फिर उसे आगे बोलने का इशारा करता है। रघु थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो बॉस अधिराज वाधवा का बड़ा पोता, उसी ने ये सब किया था, और पहले से ही हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और अपने बॉडीगार्ड्स को हमारे बॉडीगार्ड्स से रिप्लेस कर दिया था। वो इतना कहकर चुप हो जाता है। फिर भार्गव वाधवा को देखने लगता है, जो कि शौक में थे। भार्गव वाधवा होश में आके, व्हाट रबिश आर यू सेइंग? वो अभी बहुत छोटा है, वो ऐसे कैसे इतने बड़े सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकता है? कोई और होगा इसके पीछे, अच्छे से पता लगाओ। फिर रघु कहता है, हाँ बॉस, हमें भी पहले यही लगा था और फिर हमने दोबारा पता लगवाया, तब भी यही पता चला। भार्गव वाधवा सोच में पड़ गए। फिर थोड़ी देर रुक कर कहते हैं, ओह तो ये बात है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वो छोटा सा लड़का आखिर कब तक अपनी सो कॉल्ड फैमिली को बचाता है। उसकी माँ को तो वाधवा खानदान बचा नहीं पाया, और अब ये सबको बचाने चला है। वो एक ईवल स्माइल करते हुए बोले, मजा आएगा जब सब मरेंगे, हा हा हा। वो शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। रघु अपने बॉस को पीएसही को टाइप हरकतें करते देख रहा था। फिर भार्गव वाधवा कहते हैं, रघु कार निकलो, आज मुझे अपने प्रिय चाचा जी और उस लड़के से मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो आज वाधवा मेंशन चलते हैं, उन लोगों से मिलने, वैसे भी बहुत दिन हो गए। ये कहकर वो मक्कारी टाइप हंसी हंसने लगता है। रघु हाँ कह के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वाधवा मेंशन में आज संडे था, तो घर के बड़े कोई भी ऑफिस नहीं गया था। संडे को सब एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, इसलिए गार्डन में अधिराज वाधवा, सारिका जी, धनराज वाधवा मेनका और श्लोक वाधवा आस्था जी सभी बैठे थे और सर्वेट्स आकर उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे, और सभी बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और अंदर लिविंग एरिया में धैर्य सोफे के कोने में एकदम से सिकुड़कर और अपना सर नीचे करके एक ओबेडायंट बच्चे के जैसे बैठा था। यही हाल सिम्मी का भी था, वो ऐसे ही चुपचाप बैठी थी, अनवी नॉर्मल वे में बैठी थी। और हमारी नोटी चिक्की जो अपने प्यारे से भाइयों की गोद में चिपक कर बैठी थी, वो सिम्मी और धैर्य को देख धीरे धीरे हंस रही थी। और वहाँ का माहौल गर्म महसूस हो रहा था, और वो एक टक बस टीवी में चल रही न्यूज़ को देख रहा था। और फिर एक नज़र उन दोनों तूफानों को देखता जो उसके आने से पहले पागलों के जैसे टीवी के लिए लड़ रहे थे। और फिर जब ऐव आया तो उसने सीधे न्यूज लगा दी और वहीं बैठ गया। और सिमी और धैर्य भी चुपचाप मुंह लटकाए बैठ गए। सात्विक को उनकी हालत पर तरस आ रहा था और हंसी भी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, बस देखने के बजाय। और तभी वाधवा मेंशन के आगे आके एक कार रुकती है, और उसमें से भार्गव वाधवा 3 पीस सूट पहने बाहर निकलता है, और उसके पीछे रघु आता है।
वो दोनों वाधवा मेंशन में एंटर करते हैं। गुड्स को पता था कि ये कौन है, इसलिए वो भी नहीं रोकते और गेट खोल देते हैं। जब भार्गव वाधवा अंदर आता है तो बड़े सारे गार्डन में ही उसे दिख जाते हैं, तो वो बिल्कुल शांत तरीके से उनके पास जाता है और अपने फेस पे झूठी हंसी रखते हुए बोला, 20 मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अब आगे भार्गव वाधवा मेंशन के अंदर आते हैं तो सब लोग उन्हें गार्डन में ही दिख जाते हैं, तो वो उसी ओर ही बढ़ जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों से झूठी हंसी के साथ, हेलो एवरीवन, मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट हो रहा है। दैट्स नॉट फेयर। उसकी आवाज सुनकर सब पीछे देखने लगे तो सबको कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई पड़ा। वो क्लियर नहीं था क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन उस आदमी के फेस पर रही थी। भार्गव वाधवा सबके सामने आते हुए, क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए क्या सब मुझे? वो टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला। जब सबने उसे देखा तो उसमें से धनराज जी और श्लोक जी का खून खौल उठा और वो गुस्से में खड़े होकर बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? हाँ, धनराज जी ने दांत पीसते हुए कहा। अधिराज जी तुरंत खड़े होकर अपने दोनों बेटों को पीछे करते हुए, शांत हो जाओ पहले तुम दोनों, ये क्या बच्चों जैसा लड़ रहे हो? अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ आया है तो ऐसे इंसल्ट करोगे, यही सिखाया है मैंने। धनराज और श्लोक जी चुप होकर भार्गव वाधवा को गुस्से में देखने लगते हैं और वहीं भार्गव वाधवा को तो डे से कोई फर्क ही न पड़ता हो, वो बेशर्म के डे से स्माइल कर रहा था। अधिराज जी भार्गव वाधवा के सामने आते हुए शांत लहजे में, कहो क्या काम था, किस ले आए हो? भार्गव वाधवा नफरत लिए उनसे बोला, तुम सबकी मौत चाहिए मुझे, जो मैं लेके ही रहूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। ये सुनकर धनराज और श्लोक फिर से गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोले, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती और वही हाल तेरा है। तू कभी सुधर नहीं सकता, पर परेशान मत हो, हम वाधवास को तुझ डे से कुत्ते को सीधा करना अच्छे से आता है। श्लोक जी गुस्से में बोले। तो भार्गव वाधवा भी तिलमिलाते हुए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम भार्गव वाधवा को सीधा करो, समझे? उन लोगों को इस तरह लड़ते देख सारिका वाधवा जी आगे आते हुए शांत लहजे में भार्गव से बोली, देखो जो हुआ उसमें तुम्हारी ही गलती थी, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम कभी हमारे परिवार का एक हिस्सा हुआ करते थे। भार्गव वाधवा गुस्से में, ओह परिवार, वही परिवार न जिसे तुम लोगों ने मार डाला। उसकी इस बात पर अधिराज जी चिल्लाते हुए, बंद करो अपनी ये बकवास बातें, अपनी गलती का करा दूसरों पर डालना बंद करो। उनके इस तरह चिल्लाने पर सभी उन्हें शांत कराने लगे क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। सारिका वाधवा गुस्से से भार्गव वाधवा से बोली, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। भार्गव वाधवा गुस्से से वहां से निकल गया और रघु भी उसके पीछे पीछे चल दिया। यहाँ सभी ने अधिराज वाधवा जी को शांत कराया और फिर धनराज वाधवा ने कहा, ये फिर आ गया सालों पहले जो हम लोगों से छीना, तब भी इसे शांति नहीं मिली, पर इस बार नहीं बचेगा, इस बार मैं खुद इसे मौत के घाट उतारूंगा। तो श्लोक जी बोले, हाँ भाई ये बहुत बढ़ गया है, इसे रोकना पड़ेगा। तो अधिराज जी उन्हें शांत कराते हुए बोले, उसकी चिंता तुम सब मत करो, अब कोई और भी हम लोगों से दुगुना चालाक आ गया है, जो इसे कभी भी इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। वो बहुत समझदार है, मुझे घमंड है उस पर। तो सभी उनकी बात न समझते हुए उनकी ही तरफ देख रहे थे। अधिराज जी समझ गए कि इन्हें नहीं पता, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरा बड़ा पोता चीकू, मुझे उस पर फक्र है। ये सुनकर सब हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। तो उन्होंने मंदिर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद का सारा उन लोगों को बता देते हैं कि आपके गुर्ड्स के वजह से ही वो लोग सही सलामत आज यहाँ खड़े हैं। उनकी बात सुनकर सब शौक में थे और खुश भी, बस मेनका को छोड़कर। धनराज जी गर्व करते हुए, मेरा बेटा है वो जो अभी से ही अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखता है, मुझे भी उस पर गर्व है। उनकी इस बात पे सब मुस्कुरा देते हैं। फिर सारिका जी चिंता करते हुए, मुझे तो डर लग रहा है इन सब चीजों से, कहीं हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आस्था जी भी हामी भरते हुए, हाँ मोम सही कह रही है, मुझे भी कभी कभी टेंशन होती है।
तो श्लोक जी उन लोगों को समझाते हुए, आप लोग चिंता मत करिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम एक्स्ट्रा गुड्स लगवा देते हैं जो उन लोगों को हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। सभी को श्लोक जी की बात सही लगती है। फिर धनराज कहते हैं, वैसे भी दुश्मन बढ़ रहे हैं, अब हमारे बहुत सारे बिजनेस राइवल भी निकल के बाहर आ रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को तो सेफ रखना ही पड़ेगा जब तक कि वो लोग बड़े नहीं हो जाते। सभी हामी भरते हैं और फिर अंदर